आज के सेशन में हम पीछा जो पीछे से ही शुरू करेंगे। पिछले सेशन में जो सैटरडे को सेशन हुआ था उसमें हमने बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसीजर्स के बारे में पता किया था कि बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है, बैकअप और क्या होता है रिस्टोर। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सेशन को पिछले सेशन में। और सैटरडे को जो सेशन हुआ था वो यहीं पे आके हमने खत्म किया था। एक बार मैं आपको फिर से इस सेशन को रिवाइज करके दे रहा हूं ताकि हमें पुरानी बातें याद हो जाए। तो बैकअप एंड रिस्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था आपको। साथ ही आपको एक बात और भी बताई थी कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी किसी बार एक आध बार ये सवाल आया है कि बैकअप कितने तरह का होता है। तो आप इस सवाल के लिए जो है तैयार रहेंगे कि ये जो है वो प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, आपसे पूछ सकता है बैकअप कितने तरह का होता है। तो बैकअप, जैसे कि हमने कहा कि बैकअप क्या होते हैं। बैकअप माने अपने डेटा की कॉपी बना के रखना। जो हमारा ओरिजिनल डेटा है अगर आप उसकी कॉपी बना करके रख लेते हैं तो उसको जो है बैकअप करना कहते हैं। बैकअप मीन्स मेकिंग कॉपीज ऑफ योर डेटा so that these additional copies can be used to restore the original. बैकअप अपने डेटा की ओरिजिनल कॉपी की एक और कॉपी बना देना कहते हैं, ताकि जब आप कभी कोई ऐसा केस हो जब आप डेटा लॉस कर दें अपना, तो उससे वापस अपनी ओरिजिनल कॉपी को रिस्टोर किया जा सके। बैकअप जब आप लेते हैं तो एक प्रोसीजर होता है रिस्टोर। अच्छा, बैकअप लेके कॉपी करने में क्या होता है? बैकअप भी कॉपी करने का प्रोसीजर है, लेकिन बैकअप करना और कॉपी करना दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए, बैकअप लेना भी कॉपी करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास डी ड्राइव या ई ड्राइव में या पेन ड्राइव में 10,000 फाइल्स हैं, या मेरी हार्ड ड्राइव में कोई पार्टीशन बना हुआ है, डी ड्राइव बनी हुई है और उसमें जो है अप्रोक्सीमेट 10,000 फाइलें। तो एक्सीडेंटली वो मेरी मुझे लगता है कि मेरी हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगी, तो हमने उस 10,000 फाइल का जो है वो कॉपी बनाने का तय कर लिया। तो जब हम कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको बैकअप लेना नहीं आता, कमांड होता है बैकअप, वो नहीं आता, तो आप जनरली बैकअप कंट्रोल वी से भी उसको किसी दूसरी ड्राइव में ले सकते हैं। लेकिन क्या फर्क है अगर बैकअप लेंगे, क्या फर्क है अगर कॉपी पेस्ट करेंगे? बड़ा फर्क है। अगर आप बैकअप लेते हैं तो बैकअप एक कमांड होता है। बैकअप लेने में 10,000 फाइलों का एक ही फाइल बनेगा, आर्काइव। आर्काइव एक तरह का समझिए स्टोरेज अलमीरा है, और उस आर्काइव फाइल के अंदर आपकी 10,000 फाइल्स की जब बैकअप फाइल बनेगी तो एक सिंगल फाइल बनेगी, कंप्रेस्ड वन सिंगल फाइल containing all the 10,000 फाइल्स। और जब आप उसको रिस्टोर करेंगे तो उसी के अंदर से सारी 10,000 फाइल्स निकल करके जहां भी आप भेजना चाहें वहां पे वो चली जाएंगी। तो ये फायदा है बैकअप करने पे। बैकअप कमांड के जरिए बहुत सारी फाइलों की एक सिंगल बैकअप फाइल बनती, जिसका सरनेम .bak होता है। .bak सरनेम से बैकअप फाइल्स बनती। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो 10,000 फाइल की 10,000 फाइल बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क है बैकअप से। तो बैकअप को मैनेज करना आसान होता है और बैकअप को हैंडल करना आसान होता है। यही वजह है कॉपी पेस्ट की जगह पे बड़ी रजिस्ट्री में बड़ा डाटा बैकअप लेने के लिए बैकअप नाम से अलग ऑप्शन या कमांड बनाया गया है, अलग यूटिलिटी बनाई गई। विंडोज के अंदर भी विंडोज हैज द बैकअप यूटिलिटी टूल टू टेक द बैकअप कॉपी ऑफ योर इंपॉर्टेंट डेटा। बैकअप विंडोज के अंदर एक अलग यूटिलिटी टूल होता है जिसके जरिए आप अपनी महत्वपूर्ण डाटा फाइलों का बैकअप ले सकते हैं, विच कैन बी स्टोर्ड रिस्टोर्ड, जिनको दोबारा से उसी स्थिति में लाया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। व्हेन नीड भी, जब कभी भी आवश्यकता हो, आप बैकअप ली हुई फाइलों को वापस अपनी लोकेशन पे या उसी स्थिति में ला सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैकअप्स, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि बैकअप की कितने तरह के होते हैं। ये जो बैकअप कमांड चलाते हैं उसमें जो बैकअप लिया जाता है वो कितने तरह का होता है। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, साफ साफ आपको विजिबल होगा। इसमें बैकअप टाइप लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो आपको मैंने बताया कि बैकअप जो है इसमें
नॉर्मल, कॉपी, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल। पिछले सेशन में हमने बताया था कि आपको बैकअप जो है जब लेंगे तो उसमें एक सेटिंग होती है कि बैकअप किस टाइप का आपको लेना है। तो नॉर्मल बैकअप ले सकते हैं, कॉपी बैकअप ले सकते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप ले सकते हैं और डिफरेंशियल बैकअप ले सकते हैं। क्योंकि जब हम बैकअप लेंगे तो सबसे पहले हमको ये बताना होता है कि बैकअप का टाइप कैसा है। क्या नॉर्मल बैकअप ले रहे हैं हम, क्या कॉपी बैकअप ले रहे हैं, क्या इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है, क्या डिफरेंशियल बैकअप लेना है। तो यहां पहले हम समझेंगे कि बैकअप नॉर्मल से लेके डिफरेंशियल बैकअप में फर्क क्या है और बैकअप लेने पे क्या खास बात होती है। क्या फाइल के ऊपर कोई असर पड़ता है बैकअप लेने से? यस, बैकअप लेने से फाइल के ऊपर असर पड़ता है। मैंने आपको बताया था फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट किसी भी फाइल का पता करने के लिए एट्रिब नाम का कमांड होता है। जैसे कि मैं यहां पे आपको खोल के दिखा देता हूं कि कैसे पता करेंगे किस फाइल का एट्रीब्यूट क्या है। हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने बहुत सारी फाइल बन रखी है, फोल्डर्स बन रखे हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं और पता करते हैं उस फाइल का बैकअप क्या होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, फाइल बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है और इस फाइल पे ये 27/6/2020 को 9:30 बजे बनी थी और इसका नाम है a.txt फाइल। इसमें 18 कैरेक्टर्स हैं। तो इसी फाइल का किसी का भी देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये txt फाइल है, बड़े आसानी से जो है ये फाइल हमको मिल जाएगी। तो हम इसका एट्रीब्यूट देख लेते हैं कि इसको क्या एट्रीब्यूट मिला है। तो एट्रीब्यूट किसी फाइल का देखने के लिए कमांड होता है एट्रिब और उसका नाम a.txt। एट्रिब एट्रीब्यूट दिखाइए, किसका एट्रीब्यूट दिखाइए? a.txt का। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको पहले ये दिखेगा कि ये फाइल कहां स्टोर है। सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, नाइटेक में a.txt, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल बनी हुई है, ये a.txt फाइल। लेकिन यहां पे एक सिंबल और आ रहा है, वो आ रहा है a। ये a सिंबल आर्काइव एट्रीब्यूट की निशानी होती है। आर्काइव माने बैकअप एट्रीब्यूट। आर्काइव जो बैकअप लेने के लिए, जो बैकअप, जिन फाइलों का बैकअप नहीं लिया गया होता है उन फाइलों के ऊपर ए एट्रीब्यूट लगता है ऑटोमेटिकली। जब कभी भी हमने इसको नहीं लगाया, द सिस्टम विंडोज ऑटोमेटिकली सेट इट्स एट्रीब्यूट एज ए। और ये एट्रीब्यूट तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसका बैकअप नहीं लिया जाएगा। अगर आपने इसका बैकअप ले लिया तो ये इस बात की निशानी है विंडोज के लिए कि इसका बैकअप अभी नहीं लिया गया है। तो ये है मार्किंग, इसको हम लोग मार्क कहते हैं। मार्किंग का मतलब है अगर किसी फाइल का बैकअप नहीं लिया गया है तो उसके ऊपर ए मार्क लगा हुआ है, और अगर बैकअप ले लिया जाएगा तो ये ए मार्क जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जो इस बात की निशानी होगी, विंडोज जब ढूंढेगा तो उसको ए मार्क लगे हुई फाइल नहीं मिलेगी, दैट मीन्स इसका बैकअप ले लिया गया है। तो बैकअप की पहचान करने के लिए ये ए मार्क यहाँ पे लगा होता है, जिसको हर फाइल फोल्डर के ऊपर ये लगा रहेगा जिसका बैकअप, जिसका बैकअप आपने नहीं लिया गया। तो यहाँ पे कुछ जो बैकअप टाइप है उसमें एक बात कही जा रही है, मार्क लगता है, मार्क नहीं लगता है। तो ये मार्क यही वाला मार्क है, ए एट्रीब्यूट वाला मार्क, जो कि लगेगा और नहीं लगेगा। अब कहां पे लगेगा कहां नहीं लगेगा उसको देख लेते हैं। टेबल बनी हुई है, टेबल में डिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले नॉर्मल बैकअप की बात करी जाती है। नॉर्मल बैकअप क्या करता है? बैकअप करता है। बैकअप मतलब आपकी ड्राइव है कोई, आपने कहा सी ड्राइव, डी ड्राइव का बैकअप लेना है तो पूरी ड्राइव का बैकअप ले लेगा। सेलेक्टेड फाइलों का बैकअप लेना है तो बैकअप कमांड को बता दीजिए आपके पर्टिकुलर फाइल फोल्डर्स कौन है, उनका बैकअप ले लेगा। तो बैकअप लेने के बाद क्या करता है नॉर्मल बैकअप? बैक्स अप द फाइल, आपकी फाइलों का बैकअप लेगा जिनको आपने सेलेक्ट किया है। ड्राइव का बैकअप लेना है, ड्राइव का बैकअप ले लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप जिसका बैकअप बोलोगे ले लेगा और मार्क कर देगा देम एज द फाइल्स हैव बीन बैकअप। और मार्क लगाने का मतलब है ए एट्रीब्यूट को हटा देना। ये ध्यान रहे, ए एट्रीब्यूट लगा हुआ है इसका मतलब बैकअप नहीं लिया गया है, और ए एट्रीब्यूट को हटाना मतलब मार्किंग करना। तो ए एट्रीब्यूट को हटा देगा और बैकअप ले लेगा, इसको कहते हैं नॉर्मल बैकअप। नॉर्मल बैकअप में सारी फाइल, जैसे 10,000 फाइल्स है मेरी, और उन 10,000 फाइल्स का बैकअप ले लेगा। बैकअप लेने के बाद उसको स्टोर कर लेगा।
सेकंड है कॉपी बैकअप, नॉर्मल बैकअप, सेकंड बैकअप इज कॉपी बैकअप। क्या फर्क है नॉर्मल बैकअप और कॉपी बैकअप में? देखिए कॉपी बैकअप भी नॉर्मल बैकअप जैसा ही होता है, लेकिन क्या फर्क है इन दोनों में? बैक्स अप द फाइल यू सिलेक्टेड बट डजंट मार्क देम एज द फाइल्स हैव बीन बैक्ड अप। इसमें फर्क ये है ऊपर वाले नॉर्मल बैकअप से कि ये सारी फाइलों का बैकअप तो लेता है, लेकिन आर्काइव एट्रीब्यूट को हटाता नहीं है। यानी आर्काइव एट्रीब्यूट हटेगा नहीं तो विंडोज को ये पता नहीं लगेगा कि भाई किन फाइलों का बैकअप लिया गया है। तो इसीलिए कॉपी बैकअप और नॉर्मल बैकअप में ज्यादा बढ़िया जो है वो नॉर्मल बैकअप है। इसीलिए नॉर्मल बैकअप बाय डिफॉल्ट बैकअप कमांड के ऊपर लगा रहता है। अब आते हैं नीचे के दो, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप। देखिए इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप लार्ज बैकअप लेते वक्त फायदेमंद होते हैं। जब पहली बार फर्स्ट टाइम आप इसको चलाएंगे इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल, ये दोनों बैकअप नॉर्मल बैकअप जैसा इन दोनों में से एक मार्क लगाता है और एक मार्क नहीं लगाता है। तो नॉर्मल बैकअप जैसा ही काम करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम आप चलाएंगे तो ये बैकअप लेंगे और एक मार्क लगाएगा। इंक्रीमेंटल बैकअप जो है मार्क लगाता है और डिफरेंशियल बैकअप मार्क नहीं लगाता है, लेकिन काम ये नॉर्मल बैकअप जैसा ही लेंगे, यानी सिंपल बैकअप लेंगे। लेकिन जब आप दूसरी बार सेकेंड टाइम इसको चलाएंगे, जैसे मान लीजिए आज हमारी 29 तारीख है और 29 तारीख, क्योंकि बैकअप रोजाना लेना पड़ता है, रोजाना लेना पड़ता है इंडस्ट्रियल बैकअप, जहां पे लगातार फाइलों के अंदर चेंजेस होते हैं, लगातार फाइलें आके स्टोर होती हैं। आज आपने 10,000 फाइलें हार्ड ड्राइव में रखी, कल आज 29 तारीख है, आज आपने 10,000 फाइल्स बनाई किसी सिस्टम ने और जाके स्टोर हुई। फिर 30 तारीख आएगी कल, कल उसमें 500 फाइल और हो गई, तो 10,500 फाइल हुई। अब आपको फिर बैकअप लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसमें नई फाइलें जुड़ी हैं। तो इस तरह से इंक्रीमेंटल, अब अगर आपने उसको नॉर्मल बैकअप पे रखा तो 10,000 फाइलों का पुरानी और नई 500 फाइल सबका बैकअप लेगा, यही कॉपी भी करेगा। लेकिन इंक्रीमेंटल बैकअप जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इंक्रीमेंटल बैकअप हमेशा, जब कल हमारे पास 10,000 फाइल का बैकअप लिया जा चुका था, तो अब अगर इंक्रीमेंटल बैकअप मैंने चलाया है तो 10,000 फाइलों में अगर किसी फाइल के अंदर चेंज किया गया है, यानी अगर उन 10,000 फाइलों में से किसी फाइल के अंदर कुछ काटा छाटी करी गई है, एडिटिंग करी गई है, कुछ जोड़ा गया है, घटाया गया है, या फिर उस पूरी पर्टिकुलर ड्राइव में नई फाइलें जोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं, तभी बैकअप लेगा। यानी इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल बैकअप तभी बैकअप लेते हैं जब वॉल्यूम में या जो रिसोर्स है उसके अंदर कोई चेंज होता है। अगर चेंज नहीं होता है तो उनके पास ऑलरेडी उस ड्राइव का बैकअप है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते वो। तो बैक्स अप द फाइल दैट चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप बैकअप तब लेता है जब कोई बदलाव हुआ होता है। लास्ट बैकअप के बाद से अगर कोई बदलाव होता है तभी बैकअप लेता है और मार्क भी कर देता है कि इसको बैकअप कर लिया गया है। इंक्रीमेंटल बैकअप बैकअप मार्किंग करता है, यानी ए एट्रीब्यूट हटा देता है, और जब चेंजेस हुए होते हैं तभी बैकअप लेता है। यही काम डिफरेंशियल बैकअप का है। डिफरेंशियल बैकअप भी सेम इंक्रीमेंटल बैकअप के जैसे काम करता है। चेंज होगा, अगर बदलाव होगा वॉल्यूम में या फोल्डर्स में या फाइलों के अंदर, तभी बैकअप लेगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अगर मैंने बोला कि बैकअप अगर आप रोजाना ले रहे हैं, तो अगर 10 तारीख, आज 29 तारीख है, आज 10,000 फाइल्स हैं और कल भी उन्हीं 10,000 फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो दोबारा फिर से बैकअप का प्रोसेस, 10,000 फाइलों का बैकअप लेने में बहुत टाइम लगता है। तो दोबारा से 10,000, आज भी 10,000 थे, कल भी 10,000 है, परसों भी 10,000 रहेंगी, तो अब उन 10,000 फाइलों का बैकअप लेने की जरूरत क्या है? उस पर टाइम क्यों वेस्ट किया जाए? क्योंकि वो बैकअप तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इसीलिए डिफरेंशियल बैकअप पहले ये देखता है कि क्या जो बैकअप लेने के लिए आपने फाइलें सेलेक्टेड करी हैं, प्रीवियसली बैकअप ही ले रहे हैं, तो क्या उनके अंदर कोई चेंज हुआ है, कोई बदलाव हुआ है उनके साइजेस में, उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो वो बैकअप के प्रोसेस को स्किप कर देता है, क्योंकि उसको पता है मैंने इस तरह का डेटा का बैकअप पहले लिए रखा हुआ है, मैं वापस रिस्टोर करवा सकता हूं। तो बैकअप डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल जब तक चेंज नहीं होते हैं तभी तक, अगर चेंज है तभी बैकअप लेगा, जब तक
चेंज नहीं हुए हैं तो वो बैकअप नहीं लेता, वो बैकअप प्रोसेस चलाता है और स्किप कर देता है। यानी बैकअप चलेगा और फटाक से कह देगा फाइल्स हैव बीन बैक्ड अप, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी उस फाइलों का बैकअप मौजूद है। अगर चेंज हुए तब ये बैकअप लेगा। तो इंक्रीमेंटल जो है वो मार्क करता है, यानी ए एट्रीब्यूट लगा देता है, और वहीं डिफरेंशियल बैकअप सारा काम इंक्रीमेंटल बैकअप की तरह करता है, लेकिन मार्क जो है वो नहीं लगाता है। तो यहाँ सारा खेल इन दोनों के बीच में, मार्क लगाने वाले, मार्क नन लगाने वाले, एक मार्क लगाते हैं और एक मार्क नहीं लगाते। इंक्रीमेंटल बैकअप जो है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यही सबसे एडवांटेजियस, अदरवाइज बैकअप यूजर की चॉइस पे है कि बैकअप कमांड को कैसे सेट करना है। आप इनमें से कोई भी बैकअप जो है वो लगा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो सबसे एडवांटेजियस बैकअप है वो है इंक्रीमेंटल बैकअप, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ज्यादा फैसिलिटी है। वो बैकअप जब चेंज होता है फर्स्ट टाइम, तो ये दोनों ही नीचे वाले सारे बैकअप नॉर्मल बैकअप के जैसे काम करते हैं, नॉर्मल बैकअप या कॉपी बैकअप के जैसे काम करते हैं। जो मार्क लगाते हैं वो नॉर्मल बैकअप होते हैं, जो मार्क नहीं लगाते वो कॉपी बैकअप होते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास 4 डिफरेंट प्रकार के बैकअप्स हैं, और ये बैकअप्स जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं कि बैकअप कितने तरीके से लिया जाता है विंडोज एनटी में, या बैकअप के टाइप्स बताइए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में फैक्टर्स फॉर बैकअप। बैकअप लेने के लिए क्या मेन तथ्य हैं बैकअप के, किस बातों पे बैकअप डिपेंड करता है। Many devices are available for backup, लेकिन बैकअप लेते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है, वो मेन फैक्टर्स क्या हैं जो बैकअप को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है कैपेसिटी। जब हम बैकअप लेने जा रहे हैं तो बैकअप जिस मशीन का या जिस मशीन के डेटा का लेते हैं, बैकअप वहां नहीं रखा जाता, बैकअप किसी दूसरी जगह पे रखा जाता है, किसी दूसरी मशीन पे रखा जाता है, किसी दूसरे हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर रखा जाता है। तो पहला काम क्या देखना है आपको बैकअप लेते वक्त, कैपेसिटी। जिस हार्डवेयर डिवाइस में आप बैकअप ले रहे हैं, क्या वो आपके बैकअप को स्टोर कर सकती है। यानी मान लीजिए आप 500 जीबी का बैकअप ले रहे हैं, आपकी हार्ड ड्राइव में 500 जीबी का डेटा है, तो अब आपके पास जो बैकअप आपको लेना है जिस डिवाइस में आप उस बैकअप को लेंगे, 500 जीबी का डेटा, आपके पास 500 जीबी की से ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। 500 जीबी का बैकअप ले रहे हैं तो 500 जीबी नहीं, 500 जीबी से ज्यादा कैपेसिटी का हार्डवेयर होना चाहिए, हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, या आपके पास 500 जीबी का टेप होना चाहिए, क्योंकि 500 जीबी जैसी बड़ी कैपेसिटी पे आपको डेटा पे हार्ड ड्राइव्स मिलेंगी और मैग्नेटिक टेप मिलेंगे, और कोई भी इतनी बड़ी कैपेसिटी का डेटा स्टोर नहीं करता। तो 500 जीबी का डेटा लेने के लिए आपको 500 जीबी से ज्यादा बड़ी हार्ड ड्राइव लेनी होगी। तो कैपेसिटी डिपेंड करती है बैकअप के लिए। दूसरा है रिलायबिलिटी, भरोसेमंद। आर दे रिलायबल सोर्सेस। आपको यह भी देखना है कि जिस में आप बैकअप ले रहे हैं क्या वो भरोसेमंद है, जरूरत पड़ने पे आप उनको स्टोर तो कर दे रहे हैं। आपने खराब हार्ड ड्राइव में बैकअप ले लिया, आपको पता ही नहीं था, और जब उसका असली टाइम आ गया उनसे रिस्टोर करने का तो अब रिस्टोर भी नहीं हो रही। तो बैकअप लेने के लिए जिस मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भरोसेमंद होने चाहिए बहुत, क्योंकि अब आप उसी के भरोसे पे टिके हुए हैं। अगर उसने भी धोखा दे दिया तो आपका डेटा पूरा चला जाएगा। एक्सटेंसिबिलिटी। जो सोल्यूशन आप बैकअप लेने का दे रहे हैं, जो प्लानिंग आपने बैकअप लेने के लिए ली है, क्या वो जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, सही बैकअप लेने का तरीका आप अपना रहे हैं कि नहीं। एक्सटेंसिबिलिटी। स्पीड। बैकअप लेने में कितना समय खर्च हो रहा है, द स्पीड विच डेटा कैन बी बैक्ड अप एंड ऑल्सो रिकवर्ड। साथ ही यह भी देखना है कि बैकअप लेने में कितना समय लग रहा है और रिकवरी करने में कितना समय लग रहा है। इस बात के ऊपर भी बैकअप डिपेंड करता है। कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ बैकअप सॉल्यूशन। बैकअप जो हम ले रहे हैं तो उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है। जरूरत से ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है, छोटा सा बैकअप लेने में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये सारी बातें बैकअप
फैक्टर्स जिसके ऊपर बैकअप डिपेंड करता है, जो सोची जाती हैं, वो ये मुख्य फैक्टर्स है: कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, स्पीड और कॉस्ट. These are the some important factors keeping in mind before planning for backup. Backup करने से पहले ये सारी चीजें वो बैकअप में ध्यान रखी जाती है. तो बैकअप पे ध्यान देते वक्त हमको ये सारी बातें पहले से ही सोच करके रखनी होंगी, क्योंकि एक बार अगर बैकअप ले लिया गया तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता. हमारा सारा डेटा जिस बैकअप मीडिया में जा रहा है, उस बैकअप मीडिया की अगर कैपेसिटी कम है तो प्रोसेस फेल हो जाएगा. अगर उसकी स्पीड कम है तो उससे बैकअप लेते वक्त स्लो, बहुत देर में बैकअप रिस्टोर किया जाएगा. और अगर वो महंगा है तो आप उसको परचेज कर चुके हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता. तो इस वजह से बैकअप के बातें पहले से ही, बैकअप लेने से पहले ही बैकअप के लिए जो फैक्टर्स हैं उनको मेजर कर लिया जाएगा और तब बैकअप स्टार्ट किया जाएगा. मीडिया फॉर बैकअप. बैकअप किसमें लिया जाएगा, कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया जाएगा बैकअप करने के लिए? तो जनरली निम्नलिखित तरह का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है बैकअप करने के लिए. बैकअप हम बहुत सारी जगह पे लेते हैं. तो बैकअप लेने के लिए सबसे जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, वो होते हैं मैग्नेटिक टेप्स. मैग्नेटिक टेप या टेप ड्राइव लार्ज बैकअप, इंडस्ट्रियल बैकअप लेने के लिए यूज किए जाते हैं. मैग्नेटिक टेप कैसा होता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेप है, और टेप के बारे में आपने मॉड्यूल 1 में भी पढ़ा होगा. M1 मैग्नेटिक टेप स्टोरेज मीडिया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया ये कहलाता है. जैसे ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट होते हैं, तो उसी तरह का कैसेट जो है या डेटा, मैग्नेटिक टेप डेटा या टेप ड्राइव में डेटा का बैकअप जो है वो रखा जा सकता है. डिजिटल डेटा का बैकअप रखा जा सकता है, ऑडियो डेटा का बैकअप रखा जा सकता है, वीडियो डेटा का बैकअप रखा जा सकता है. तो मैग्नेटिक टेप कैन द बैकअप हार्डवेयर सपोर्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा. मैग्नेटिक टेप जो है वो जितने भी अमाउंट आपको चाहिए उतने डेटा का बैकअप आपको दे सकता है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बल्क डेटा बैकअप. सबसे ज्यादा बल्क में डेटा बैकअप लेने के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है. यानी मैग्नेटिक टेप को बल्क डेटा बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है. टेप हैज बेटर कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. टेप में बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है. वीडियो डेटा स्टोर होता है तो बहुत सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है, पूरी फिल्म आ जाती है उसके अंदर. और अगर टेक्स्ट का डेटा स्टोर किया जाएगा तो और ज्यादा डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है. लो प्राइस है, बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती कंपेयर टू हार्ड डिस्क के. टेप इज सिक्वेंशियल एक्सेस. अब टेप के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान एक एक करके ये बता रहा है कि टेप में क्या चीज है. लो प्राइस है, हार्ड ड्राइव के मुकाबले कम पैसे खर्च होते हैं. टेप इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम. एक बात और भी है टेप की, टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है. सिक्वेंशियल मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है. यानी अगर आपने 100 चैप्टर हैं तो इसको स्टोर करना शुरू किया तो 1 2 3 4, अगर 10 गाने हैं, 100 गाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 गाने एक के बाद एक स्टोर होंगे. और इसको रीडिंग, राइटिंग भी सिक्वेंशियली होती है और रीडिंग भी सिक्वेंशियली होती है. एकदम से किसी जगह पे डायरेक्ट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते. एक्सेस करने के लिए या तो टेप को आगे और पीछे खिसकाना पड़ता है, प्ले कराना पड़ता है आगे पीछे. तो टेप इज अ सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम. सो इवन दो एक्सेस टाइम इज पुअर, अब ये सिक्वेंशियल एक्सेस मोड में, एक्सेस मीडियम में काम करता है. सिक्वेंशियली मतलब अगर आपने पहला गाना पहले स्टोर कर रखा है, दूसरा गाना उसके बाद कर रखा है, तो एक्सेस टाइम इज पुअर. मान लीजिए मुझे 10वां गाना अभी से सुनना है, मान लीजिए इसमें 10 गाने स्टोर हैं और मुझे सीधे, मैंने टेप खोला और मुझे 10वां गाना सुनना है, तो आप सीधे 10वां गाना नहीं सुन सकते, क्योंकि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में काम करता है. पहले पहला गाना सुनेंगे, फिर 10वां गाना तक. जब 10वें गाने पे पहुंचेगी रील या टेप का मैग्नेटिक टेप, जब 10वें सेक्टर में पहुंचेगा तब जाकर के आप उसको पढ़ पाएंगे. तो एक्सेस मीडियम जो है वो पुअर, एक्सेस टाइम इसका पुअर होता है. बट रेट ऑफ कंटिन्यूअस राइटिंग और रीडिंग डेटा इज गुड. कंटिन्यूअस रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इज वेरी फास्ट. लेकिन अगर लगातार डेटा को रीड राइट करना है तब तो ये बहुत बढ़िया है.
और अगर कंटिन्यूअस राइटिंग और राइटिंग करनी है, इट इज इवन फास्टर देन हार्ड डिस्क, तब तो ये हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्टर होता है। अगर आपको कंटिन्यूअस इसमें रीडिंग राइटिंग करनी है तब तो ये हार्ड ड्राइव से भी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन सिक्वेंशियल ऑर्डर में होने की वजह से इसमें डिजायर जगह पे एक्सेस टाइम, इसका डिजायर्ड एक्सेस टाइम वो पुअर होता है। डिजायर्ड एक्सेस टाइम मतलब जो डाटा आपको एकदम से चाहिए वो नहीं कर पाएंगे, आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में रीडिंग करनी होगी। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर ये, अगर इसका एडवांटेज है कि ये सस्ता होता है, इट इज चीप एंड यूज फॉर बल्क डेटा बैकअप, बट इट्स एक्सेस टाइम इज पुअर। इसका एक्सेस टाइम पुअर होता है। हाँ, लगातार रीडिंग राइटिंग करनी है तो फास्ट है हार्ड ड्राइव से, क्योंकि इसमें ट्रैक सेक्टर वाला चक्कर नहीं होता। ये कंटिन्यूअस रीडिंग राइटिंग करता है, इट डजंट हैव ट्रैक सेक्टर्स। तो ये ध्यान रहे कि हार्ड ड्राइव में ट्रैक सेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा चक्कर इनके अंदर नहीं होता। ये लगातार एक के बाद एक के पीछे एक सीक्वेंस ऑर्डर में वन आफ्टर अनदर सीरियल वाइज डेटा राइट कर देगा। तब हमें अपनी पसंद का डेटा ढूंढने में परेशानी होगी, ये बस दिक्कत है। सेकंड है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क का नाम हार्ड ड्राइव डिस्क है, हार्ड डिस्क होती है ये। इट्स कैपेसिटी, प्राइस, इसकी कैपेसिटी, डिस्क स्पेस, कैपेसिटी, प्राइस, गुड एंड मोर रिलायबल, अच्छी और ज्यादा भरोसेमंद होती है हार्ड ड्राइव्स। For capacity point of view, price, they are good and more reliable. किस टाइप की आती हैं? USB, SCSI, SCSI, IDE hard disks can be easily installed and used in computers. हार्ड ड्राइव जो है वो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी की होती है, इनकी कैपेसिटी भी बढ़िया होती है मैग्नेटिक टेप के जैसी। प्राइस वाइज गुड और मोर रिलायबल होती हैं और ज्यादा बेटर होती है। ज्यादा बेटर इसलिए क्योंकि इनमें डेटा जो है वो रैंडम ऑर्डर्स में, सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं, रैंडम ऑर्डर में जाके स्टोर होता है, कहीं से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। यूएसबी हार्ड ड्राइव, हमारे पास यूएसबी हार्ड ड्राइव होती है। SCSI, SCSI हार्ड ड्राइव्स जो सर्वर में लगती हैं, ज्यादा स्पीड और कैपेसिटी की होती हैं। IDE हार्ड ड्राइव जिनमें IDE इंटरफेस लगा रहता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। USB यूनिवर्सल सीरियल बस जिसमें USB पोर्ट लगा रहता है। SCSI जिनमें SCSI पोर्ट लगा रहता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। IDE इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। These hard drives can be easily installed and used in computer. ये सारी हार्ड ड्राइव जो है वो आपके कंप्यूटर में बड़े आसानी से इंस्टॉल और यूज की जा सकती। तो हार्ड डिस्क भी हमारा दूसरा सबसे बड़ा मीडिया है जिसको हम लोग बैकअप के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक टेप, हार्ड ड्राइव। तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क यानी CD-ROM। CD-ROM को भी डेटा का बैकअप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CD-ROM भी एक बड़ा पॉपुलर बैकअप मीडिया है और एक रिकॉर्डेबल CD कैन बी यूज्ड एज ए बैकअप मीडिया। इसमें आप डेटा का बैकअप रख सकते हैं। द CD कैन होल्ड 700 MB, लेकिन इसमें 700, ज्यादा बड़ा आपके पास डेटा, ज्यादा डेटा नहीं है तो आप उसको CD में बर्न कर लीजिए। CD सस्ता भी होता है और बहुत सिक्योर भी है। सो ए रिकॉर्डेबल CD कैन बी यूज्ड एज ए बैकअप मीडिया। एक रिकॉर्डेबल CD जिसमें आप डेटा को राइट कर सकते हैं, एक बार राइट कर सकते हैं, तो इसको भी बैकअप मीडिया की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। द CD कैन होल्ड 700 MB। CD जो है वो 700 MB का डेटा स्टोर कर सकती है, विच कैन बी रिस्टोर्ड एनी टाइम।
एक बार अगर इसके अंदर डेटा है तो आप उसको कॉपी करके दोबारा ले सकते हैं। डेटा स्टोर्ड इन ऑप्टिकल डिस्क लाइक सीडी इज मोर सिक्योर। ये डेटा जो हार्ड ड्राइव और टेप ड्राइव में उसके मुकाबले ये डेटा जो है वो ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि अगर एक बार इसके अंदर डेटा राइट कर लिया गया है तो उसको बदला नहीं जा सकता। सीडी आर रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो एक बार राइटिंग होती है, दोबारा बस आप पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत सिक्योर है। ऑप्टिकल डिस्क भी आजकल बहुत फेमस है, लोग इसमें अपना बैकअप रखते हैं, सीसीटीवी का बैकअप रखते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव, माइक्रो एसडी कार्ड, ऑल्सो नोन एज फ्लैश मेमोरी, माइक्रो एसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सारे के सारे एसएसडी ड्राइव्स also known as flash memory pen drive, USB flash pen drive, smart media, secure digital card, micro SD cards, ये सब solid state drives कहलाती हैं। तो पेन ड्राइव हो गई, माइक्रो एसडी कार्ड्स हो गए, इनमें भी डेटा का बैकअप रखा जा सकता है। पांचवा है ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप यानी इंटरनेट पे मौजूद बैकअप। इंटरनेट पे बैकअप लेकर के रख सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गई, क्लाउड बैकअप्स हो गए हमारे, गूगल ड्राइव हो गई, फाइल फॉर शेयर्ड वगैरह हो गई, इनके अंदर आप अपना डेटा का बैकअप ले सकते हैं, हालांकि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं दी गई है। रिमोट बैकअप्स, रिमोट बैकअप्स जो है वो बड़ी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बैंकिंग हो गई और रेलवे सेक्टर्स हो गए, इनका एक बैकअप स्टोरेज बनाया जाता है जिसको डेटा सेंटर कहते हैं। डेटा सेंटर वो होता है जहां पे सारी जगह का डेटा आके स्टोर होता है, तो रिमोट बैकअप कहते हैं इसको। और इसमें स्टोरेज एरिया नेटवर्किंग करी जाती है, बहुत सारा स्टोरेज लगाया जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी उस डेटा सेंटर की एक बड़ी भारी स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाती है, और अलग अलग ब्रांचेस से डेटा आकर के वो वहां जाके स्टोर कर लिया जाता है, बड़े सर्वर्स में और बड़े स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स में। स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स नेटवर्क जिनको सैन कहते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और इसमें रेड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको रिमोट बैकअप के लिए यूज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है, गूगल इस्तेमाल करता है, फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस रिमोट बैकअप एरिया को, और कई बड़ी इंटरनेट कंपनियां इन स्टोरेज एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करती हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर में टाइप्स ऑफ बैकअप हो गया, हमारे फैक्टर हो गए बैकअप के, और बैकअप लेने के लिए कौन सा मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ऑनलाइन बैकअप और रिमोट बैकअप्स हो गए। तो इस तरह से हमारे बैकअप के लिए मीडिया जो होता है वो यहाँ पे खत्म होता है, और एक हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि बैकअप कैसे लेते हैं और बैकअप मीडिया क्या है। नेक्स्ट है हमारा रेड। रेड यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है और रेड क्या चीज होती है उसको समझते हैं, और क्या जरूरत है रेड जैसी चीज की, ये क्या होता है और किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, किस टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम समझेंगे कि रेड क्या होता है। देखिए आपने और हमने इतने सारे कंप्यूटर इस्तेमाल किए होंगे, तो आप जान लीजिए कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव होती है वो एक तकरीबन लगी होती है, जिसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा दोनों स्टोर करते हैं। लेकिन जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जैसे फेसबुक या गूगल जैसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, क्या उनमें भी एक ही हार्ड ड्राइव लगी रहती है? जी नहीं। अगर एक हार्ड ड्राइव लगी रहेगी तो 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर वो हार्ड ड्राइव, चाहे आपने उसको 4 टीबी की ली होगी, वो मुश्किल से 10 मिनट में भर जाएगी। तो बड़ी कंपनियों में डेटा का लोड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। डेटा का लोड ज्यादा होने का मतलब एक सेकेंड में लाखों हजारों जीबी डेटा आता है। तब ऐसे में सिर्फ एक सिंगल डिस्क के ऊपर पूरा एंटरप्राइज डिपेंड नहीं हो सकता। ऐसे में हमें अपनी हार्ड ड्राइव्स यानी डिस्क की तादाद, संख्या बढ़ानी पड़ती है, और ऐसे में मल्टीपल डिस्क
को कंबाइन कर दिया जाता है और मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके एक बड़ा स्टोरेज बनाया जाता है। मल्टीपल डिस्क मतलब जैसे हजारों की तादाद में डिस्क हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड डिस्क है, छोटी रेड डिस्क है, और इसके अंदर ये सब हार्ड ड्राइव लगी हुई है बहुत सारी, और इनको कंबाइन कर दिया जाएगा और तब जो स्टोरेज बनेगा, मान लीजिए इसमें 4-4 टीबी की 10 हार्ड ड्राइव लगी हैं, तो 4 टीबी की 10 यानी 40 टेराबाइट का एक स्टोरेज बन गया। 40 टेराबाइट इज अ बिग स्टोरेज। छोटी कंपनी के लिए 40 टीबी का स्टोरेज जो है बना के रखा गया है, तो 40 टीबी डेटा स्टोर करेगा। तो आपकी हार्ड डिस्क को, इंडिपेंडेंट हार्ड डिस्क को कंबाइन करके एज ए सिंगल यूनिट दिखाता है रेड। रेड एक टेक्नोलॉजी है, लॉजिकल टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर बहुत सारी सुविधा होती हैं। तो लार्ज कैपेसिटी का डेटा स्टोर करने के लिए डिस्क सिस्टम्स को कंबाइन कर दिया जाता है और सिंगल ड्राइव के तौर पे वो डिस्क दिखाई देती है। यूजर को नहीं पता लगता, यूज करने वाले सिस्टम्स को नहीं पता लगता कि बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं, वो एक सिंगल यूनिट दिखाई देती है। ये एक बड़ा फायदा है रेड का। तो रेड यानी रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इंडिपेंडेंट डिस्क का एक दिखने वाला एरे, एरे जैसे कि आप जानते हैं C++ में एरे होती है, तो एरे क्यों बनाई जाती है C++ में, C या C++ में? एरे बनाने का क्या फायदा है? अगर आपने एक सिंटेक्स दिया int a और ब्रैकेट में 10, तो एक ही सिंटेक्स में आप 10 इंटीजर वेरिएबल तैयार कर लेते हैं। तो वही काम यहां पे भी है कि अगर 10 हार्ड डिस्क, अगर एक सिंटेक्स में हम 10 चीज तैयार कर सकते हैं, तो 10 को मिला करके एक भी बनाया जा सकता है। इससे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती। तो रेड इंडिपेंडेंट डिस्क का कंबाइंड यूनिट है। रेड इज ए टेक्नोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग फॉल्ट टॉलरेंसी एंड लार्ज डिस्क स्टोरेज फॉर एंटरप्राइज कंप्यूटिंग। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग करने के लिए रेड जो है वो फॉल्ट टॉलरेंसी और बड़े लार्ज डिस्क स्टोरेज बनाने के लिए एंटरप्राइज कंप्यूटिंग में इस्तेमाल करने वाली तकनीक का नाम है। देखिए इसमें दो बातें इस्तेमाल करी गई हैं, एक है फॉल्ट टॉलरेंसी और एक बात की गई है लार्ज डिस्क स्टोरेज की, यानी बड़ी डिस्क क्षमता पैदा हो जाती है। और फॉल्ट टॉलरेंसी क्या होती है? मान लीजिए आपने एक ही हार्ड ड्राइव लगाई है, अब अगर आपकी एक हार्ड ड्राइव खराब हो गई तो आपका कंप्यूटर ही चलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में एंटरप्राइज में कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। इसी वजह से एक हार्ड ड्राइव के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनमें से अगर कोई एक हार्ड ड्राइव खराब भी हो जाएगी तो डेटा बाकी हार्ड ड्राइव से लगातार कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। इट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ रेड। रेड सिस्टम कंबाइंस मल्टीपल डिस्क ड्राइव्स। रेड सिस्टम एक साथ बहुत सारी डिस्क को कंबाइन कर देता है और एक सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है उसका। It is used for performance enhancement and large storage needs. इसको परफॉर्मेंस डिस्क की बढ़ाने के लिए, यानी डिस्क की डेटा को एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाती है, डेटा लार्ज क्वांटिटी में स्टोर हो जाता है, इस वजह से रेड को इस्तेमाल किया जाता है। सेशन फर्स्ट के समाप्त होने का टाइम आ रहा है और हमारा सेशन यहीं पे, फर्स्ट सेशन जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। सेकेंड सेशन अभी थोड़ी देर में हम लोग शुरू करते हैं और रेड को कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और सेकेंड सेशन में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि पिछले फर्स्ट सेशन में हमने जो है रेड को डिस्कस किया था, इसके अलावा हम लोगों ने बैकअप मीडिया डिस्कस किया था, फैक्टर बैकअप के डिस्कस किए थे, ये पिछला था हमारा। अभी हम आज रेड को फिनिश करेंगे कि रेड क्या होता है और क्या इंडस्ट्रियल बैकअप क्यों होते हैं और किस लिए लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल बैकअप यानी इंडस्ट्री में लार्ज क्वांटिटी पे डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, इसके लिए रेड का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए रेड का पूरा नाम रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क है। इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र और एरे माने बहुत सारी डिस्क का कॉम्बिनेशन कहलाता है एरे। जैसे एरे आपने C और C++ में भी होता है, वही कॉन्सेप्ट है। वहां पे वेरिएबल्स एक ही सिंटेक्स में बहुत सारे बन जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी डिस्क एक सिंगल यूनिट बन जाती है।
देखिए हमारी डिपेंडेंसी हार्ड ड्राइव के ऊपर बहुत होती है। हार्ड ड्राइव सबसे पॉपुलर स्टोरेज मीडिया है, इसलिए स्टोरेज मीडिया वो पॉपुलर है क्योंकि इसमें डेटा रैंडम ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है, नॉट लाइक टेप ड्राइव्स जिसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर यानी सीक्वेंस में एक के बाद एक स्टोर किया जाएगा। अगर डेटा को एक के बाद एक स्टोर किया जाएगा तो उसको ढूंढने में और एक्सेस करने में बहुत समय लगेगा। रैंडम ऑर्डर में डेटा स्टोर करने की वजह से हार्ड डिस्क बहुत पॉपुलर है। तो क्या एक ही हार्ड डिस्क रहती है बड़ी डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस में? नहीं, रेड एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। ये एक अलग हार्डवेयर, जैसे हम पीसी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, अपना लैपटॉप खरीदते हैं, ठीक उसी तरह बड़ी इंडस्ट्रीज में रेड ड्राइव्स खरीदी जाती है। हार्ड डिस्क एक हार्ड ड्राइव नहीं खरीदी जाएगी, रेड ड्राइव्स खरीदी जाएगी। ये जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये एक रेड ड्राइव है और इस रेड ड्राइव में 1 2 3 4 5 6 7 8 to 10 के आसपास जो है वो हार्ड ड्राइव लगाने के लिए ये बना हुआ है इसकी ट्रे, और जिसमें आप अपने हार्ड ड्राइव लगा के इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो रेड एक ऐसी तकनीक या ऐसी लॉजिकल, जब ये हार्ड ड्राइव्स इंडिपेंडेंटली रहेंगी और उनके ऊपर रेड इंप्लीमेंट किया जाएगा। रेड एक सॉफ्टवेयर है, लॉजिकल सॉफ्टवेयर, जब वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करा जाएगा रेड टेक्नोलॉजी को, रेड को, तो वो सारी हार्ड ड्राइव कंबाइन होकर के एक सिंगल यूनिट की तरह दिखने लगेंगी। यानी अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं तो ये सी ड्राइव की तरह एक डिस्क मेरे पे दिखने लगेगी। अगर इसमें से हर एक में 100 टीबी, मान लेते हैं कि 100 टीबी डेटा आता है, तो 800 टीबी डेटा मुझे सी ड्राइव में एक कंबाइन करके दिखेगा। तो 800 टीबी डेटा मेरे पास हो गया, जबकि वास्तव में वो सारी की सारी 100 टीबी की 8 हार्ड ड्राइव्स हैं। बट लॉजिकली वो यूजर को या प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम उस स्टोरेज को यूटिलाइज कर रहा है, उसको ये कभी नहीं पता लगेगा कि ये 8 अलग अलग डिस्क है। दिस इज द मैजिक ऑफ रेड। रेड इज ए टेक्नोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग फॉल्ट टॉलरेंसी। देखिए रेड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक एडवांटेज तो पता लग गया हमको कि लार्ज क्वांटिटी में डिस्क डेटा को स्टोर करने के लिए रेड यूज किया जाएगा। दूसरा क्या फायदा है इसको बनाने से? फॉल्ट टॉलरेंसी। फॉल्ट माने एरर और टॉलरेंसी माने बर्दाश्त करना। फॉल्ट, डिस्क की फॉल्ट आ जाने पे फॉल्ट को बर्दाश्त कर ले, फॉल्ट आने पे सिस्टम रुके नहीं, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट टॉलरेंसी। एंटरप्राइज में जो चलते कंप्यूटर्स हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता। अगर मेरा कंप्यूटर जो है वो चल रहा है और अचानक इसकी डिस्क खराब हो जाए तो मेरा कंप्यूटर चलेगा थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा दोनों रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि एंटरप्राइजेस में जो ये बड़े कंप्यूटर्स हैं, इनका हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगा तो वो तो चलना बंद हो जाएंगे। लेकिन ऐसी कभी दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं दिक्कत है? वहां ऐसा क्या है? वहां रेड ड्राइव्स को इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमारी टोटल डिपेंडेंसी किसी एक स्टोरेज यूनिट के ऊपर नहीं है, एक हार्ड ड्राइव के ऊपर नहीं है। दे आर फॉल्ट टॉलरेंट डिस्क सिस्टम्स। तो इस वजह से फॉल्ट टॉलरेंसी और लार्ज स्टोरेज डिस्क, ये दो एक बहुत ही मेजर एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से रेड को इस्तेमाल किया जाता है। रेड इज अ टेक्नोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग फॉल्ट टॉलरेंसी एंड लार्ज डिस्क स्टोरेज फॉर एंटरप्राइज कंप्यूटिंग। एंटरप्राइज यानी बड़ी कंपनियों की कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारी कैलकुलेशंस की नीड्स को पूरा करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा जब कैलकुलेट होगा तो आएगा, वो आउटपुट जो है कहां स्टोर किया जाएगा? ड्राइव्स में। वो ड्राइव्स यूज होंगी रेड, क्योंकि रेड्स आर फॉल्ट टॉलरेंट, एरर फ्री एंड लार्ज डिस्क स्टोरेज फॉर एंटरप्राइज कंप्यूटिंग के लिए। रेड सिस्टम कंबाइंस मल्टीपल डिस्क ड्राइव्स एज अ सिंगल यूनिट। रेड क्या करता है? रेड एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारी अलग अलग डिस्क को कंबाइन कर देता है, जोड़ करके एक सिंगल यूनिट की तरह उनसे काम लेता है। फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट एंड लार्ज स्टोरेज नीड्स। किसके लिए ऐसा किया जाता है? परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। यानी डिस्क की परफॉर्मेंस, डिस्क से परफॉर्मेंस बढ़ाने का मतलब क्या होता है?
परफॉर्मेंस बढ़ाने का मतलब है डेटा एक्सेस करने का टाइम कम कर देना। डेटा एक्सेस तेजी से होता है, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट हो जाती है और ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है रेड का। रेड हैज फॉलोइंग लेवल्स। अब रेड जो सॉफ्टवेयर होता है वो कई लेवल्स में काम करता है, यानी इसके अंदर जो एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं वो आपको ये सुविधा देंगी कि किस लेवल का रेड आपको बनाना है। रेड के अलग अलग लेवल्स हैं, तो यहाँ पे हमको समझने हैं रेड के अलग अलग लेवल्स, और हर एक लेवल जो है वो क्या काम करता है इस बात को भी समझना है। तो रेड के लेवल कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे रेड के लेवल्स लिखे हुए हैं। रेड का पहला लेवल है रेड 0। रेड 0 बहुत ही कॉमन रेड है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बड़ी इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है बिकॉज इसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंसी नहीं होती। फॉल्ट टॉलरेंसी नहीं होती। फॉल्ट टॉलरेंसी ना होने की वजह से बड़ी एंटरप्राइज में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन छोटी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, बट ध्यान रहे इसमें फॉल्ट टॉलरेंसी नहीं होती, यानी अगर एक भी डिस्क खराब हो जाएगी तो सारी डिस्क खराब हो जाएंगी। खराब होने का मतलब काम करना बंद कर देंगी। खराब होने का मतलब ये नहीं है कि डिस्क फिजिकली डैमेज हो जाएंगी, सिर्फ वर्किंग बंद हो जाएगी। ये रेड 0 का एक ड्रॉबैक है। क्या करता है रेड 0? देखिए रेड 0 का पहले यहां पे फिगर समझ लेते हैं। ये रेड 0 है और इस रेड 0 में दो तीन बातें हमको समझनी है कि रेड 0 कैसे काम करता है। हमने 2 हार्ड ड्राइव लगाई हैं। कम से कम मिनिमम रेड 0 को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी रेड 0 को लगाने के लिए 2 हार्ड ड्राइव चाहिए, यानी कम से कम 2 हार्ड ड्राइव को कंबाइन करके एक सिंगल हार्ड ड्राइव बनाई जा सकती है और रेड 0 इस पे इंप्लीमेंट करा जा सकता है। देखिए रेड रहता कहां पे, रेड सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर रेड का कमांड है जिसके जरिए आप किसी भी ड्राइव पे रेड इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिस्क के ऊपर। कैसे करना है वो आपका विषय नहीं है, आपके में रेड का प्रैक्टिकल नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि रेड जो है वो काम कैसे करता है और उसकी वर्किंग समझानी है हमको। देयर इज नो प्रैक्टिकल अबाउट रेड। पर आप समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी रेड रहता है, एज वेल एज रेड इस तरह के जो स्टोरेज मीडिया मिलते हैं उनके अंदर रेड एप्लीकेशन भी पड़ी रहती। तो हमने क्या किया कि 2 हार्ड ड्राइव में रेड 0 इंप्लीमेंट करना है। ये ड्राइव 1 और ये ड्राइव 2 है। जब हम इसके ऊपर रेड 0 इंप्लीमेंट करेंगे तो ये दोनों हार्ड ड्राइव कंबाइन होकर के, मान लीजिए ये 100 जीबी की है और ये 100 जीबी की है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे रेड 0 से तो कंबाइन करके ये 200 जीबी का स्टोरेज मुझे दिखाएंगे। रेड 0 इंप्लीमेंट करते ही दोनों हार्ड डिस्क कंबाइन होकर सिंगल हार्ड ड्राइव बन जाएगी। और फायदा क्या होगा, ऐसे आप एक हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो 100 जीबी स्पेस दिखाई देगा, आप दूसरी हार्ड ड्राइव लगा देंगे तो 100 जीबी के 2 स्पेस दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमने रेड इंप्लीमेंट कर दिया तो 200 जीबी का एक सिंगल पार्टीशन मुझे दिखाई देगा। तो रेड इस्तेमाल करने से 2 अलग अलग हार्ड ड्राइव के डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी को मिला करके एक किया जा सकता है और ज्यादा बड़ा स्टोरेज बनाया जा सकता है। ऐसे इंडिपेंडेंटली बिना रेड के आप 100 जीबी के 2 पार्टीशन आप ले सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन रेड से दोनों को कंबाइन करके 200 जीबी का पार्टीशन एक वो है अलग अलग डिस्क में, फिजिकली वो डिस्क अलग अलग है लेकिन लॉजिकली आपने उनको कंबाइन कर दिया। साथ ही रेड 0 में स्ट्रिप्ड वॉल्यूम यानी स्ट्रिपिंग करने की सुविधा रहती है। ये स्ट्रिपिंग करना क्या है? स्ट्रिपिंग करने में किसी भी फाइल, जो भी डेटा आएगा, डेटा फाइल्स और फाइल्स के रूप में रहता है, तो डेटा जो फाइल्स के रूप में रहता है, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम बनने से डेटा की जो डेटा फाइल्स रहती हैं उनकी कुछ
डेटा जो फाइल कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी स्ट्रिप में काट लिया जाता है। यानी आपकी फाइल अगर 100 जीबी की है, 500 जीबी की है, या 2 जीबी की है, 4 जीबी की है, तो इन 4 जीबी के डेटा फाइल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएंगे, यानी स्ट्रिप कर लिया जाएगा उसको, और उस स्ट्रिप को ब्लॉक कहा जाएगा। तो आपकी पूरी फाइल के कई ब्लॉक्स बना लिए जाएंगे और उन ब्लॉक्स को दोनों हार्ड ड्राइव में अलग अलग स्टोर कर लिया जाएगा। देखिए जैसे यहां पे हमारी एक फाइल है या डेटा है, तो उसका एक ब्लॉक बन गया, दूसरा ब्लॉक दूसरी डिस्क में, तीसरा ब्लॉक पहली, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मान लीजिए किसी फाइल के 8 ब्लॉक्स बने, यानी 8 स्ट्रिप्स बनी, और उनको दोनों हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया गया अलग अलग। रेड में 2 काम होते हैं, एक तो स्टोरेज कैपेसिटी जुड़ती है और डेटा को स्ट्रिपिंग कर ली जाती है, जिससे डेटा को जल्दी एक्सेस किया जा सकता है। यानी अब जो कि दोनों हार्ड ड्राइव्स में हमारे हेड होते हैं, हेड हमारे इस हार्ड ड्राइव में भी और इस हार्ड ड्राइव में, तो जब डेटा एक्सेस किया जाएगा तो वो डेटा जो हमारा रेड ड्राइव है यानी रेड डिस्क है, उसमें एक साथ बहुत सारे हेड इस्तेमाल होने लगेंगे, जिससे हमारा डेटा को एक्सेस करने का टाइम और स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगी। तो रेड 0 को इस्तेमाल करने से एक तो डेटा परफॉर्मेंस एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाएगी और दूसरा लार्ज क्वांटिटी में डेटा स्टोर हो जाएगा। रेड 0 ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप सेट और स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, रेड 0 जिसको कि स्ट्रिप्ड वॉल्यूम भी कहा जाता है, ये डेटा को स्प्लिट कर देता है इवनली, बराबर, अक्रॉस 2 और मोर डिस्क्स। ये डेटा को टुकड़ों में बांट करके 2 या 2 से ज्यादा डिस्कों में बराबर बांट करके रख देता है। यानी इसमें डेटा जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। आपकी फाइलें रहेंगी वो टुकड़ों में टूट जाएंगी और उनमें से हर एक टुकड़ा एक ब्लॉक कहलाएगा और इसी ब्लॉक को स्ट्रिप भी कहा जाता है। तो ये टुकड़ों में टूट टूट करके अलग अलग हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा। वो हार्ड ड्राइव हैं दोनों एक, लेकिन जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं रेड 0 में एक ब्लॉक एक में, दूसरा ब्लॉक दूसरे में, इस तरह करके ब्लॉक्स को दोनों आपस में बांट लेंगे। इन ब्लॉक्स को आपस में बांटने से क्या फायदा रहेगा, दोनों के पास हेड है। रेड क्या करेगा, जब इस फाइल को उठाना होगा, एक ब्लॉक इधर से उठाएगा, एक ब्लॉक इधर से, इन दोनों को आपस में जोड़ेगा बड़ी तेजी से, और फटाक से डेटा जो है, क्योंकि इसको पता है अब डेटा ब्लॉक्स के अंदर है और ब्लॉक्स की सीक्वेंसिंग भी है, तो पहले ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ करके फटाफट फाइल बना करके पूरी फाइल वो एप्लीकेशंस को देगा तेजी से। क्योंकि दोनों हार्ड ड्राइव में अगर आपने हार्ड ड्राइव का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हार्ड ड्राइव में हेड होता है जो तेज गति से आपके ट्रैक सेक्टर को रीड करता है, डेटा को उठाता है और देता है प्रोग्राम को। तो हेड अब इसमें ज्यादा है। एक हार्ड ड्राइव रहने पे एक ही हेड है, लेकिन एक से ज्यादा हार्ड ड्राइव होने पे एक से ज्यादा हेड है, तो हर एक हेड जो है उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो हेड की कैपेसिटी डबल होने से हमारे डिस्क की परफॉर्मेंस भी डबल हो जाएगी। डेटा लेना और देना, डेटा स्टोर करना और डेटा को जो भी ऐप मांग रही है उसको देना, ढूंढना, ये दोनों ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इट स्प्लिट्स द डेटा इवनली अक्रॉस 2 और मोर डिस्क्स। रेड 0 डेटा को टुकड़ों में तोड़ देता है और बरोबर दोनों डिस्कों में या 2 से ज्यादा डिस्कों में बांट करके रख लेता है। इट डजंट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंसी। एक बात रेड 0 के अंदर एक नुकसान है, वो फॉल्ट टॉलरेंसी की है। किसी कारणवश अगर ड्राइव 2 खराब हो जाएगी तो पूरा रेड 0 सिस्टम क्रैश हो जाएगा। यानी अगर इन दोनों में से, इन दोनों को कंबाइन करके हमने रेड 0 डिस्क बनाई है, तो इनमें से अगर एक भी डिस्क खराब हो जाएगी तो आपका सारा डेटा जो है वो क्रैश हो जाएगा। ये इसके अंदर ड्रॉबैक है। इसी वजह से रेड 0 जो है वो बहुत ही बड़ी इंटरप्राइज में ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। छोटी जगह पे, जैसे इसको हमने, हमारे पास छोटी जगह है इंस्टीट्यूट में, तो हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हार्ड ड्राइव फेल हो जाने पे, डेटा खराब हो जाने से कोई बहुत ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ेगा। उसका बैकअप कहीं और भी रख सकते हैं, तो हमारे पे नहीं। बैंकिंग सिस्टम में अगर खराब हो जाएगा तो बड़ा, वहां रेड 0 नहीं इंप्लीमेंट किया जाता, दूसरे रेड इंप्लीमेंट किए जाते हैं।
मिनिमम 2 डिस्क रिक्वायर फॉर इट। मिनिमम RAID 0 को इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 2 हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। इफ वन डिस्क फेल्स, अगर एक डिस्क फेल हो जाती है, इंटायर सिस्टम गेट्स क्रैश्ड। तो RAID 0 में अगर एक भी डिस्क फेल हो जाएगी, पूरा RAID 0 सिस्टम क्रैश हो जाएगा, यानी आपकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगी। फिजिकल डैमेज होने पे एक भी डिस्क है, जिन 2 डिस्कों को आपने कंबाइन करके RAID 0 से एक डिस्क बनाई है, उनमें से अगर एक भी डिस्क खराब हो जाएगी तो RAID 0 पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा, आपका डेटा मिलेगा नहीं। इस वजह से RAID 0 छोटी जगह पे बहुत छोटा, लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए और तेजी से एक्सेसिंग करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है। तो कैसे किया जाएगा? सेकंड RAID को इस्तेमाल कर लिया जाए। हमारे पास बहुत सारे RAID के वर्जन है। RAID 1, इसका सोल्यूशन है आप RAID 1 इंप्लीमेंट कर लीजिए जिस जगह पे आपने RAID 0 इस्तेमाल किया। RAID 1 क्या करता है? RAID 1 मिररिंग सपोर्ट करता है। RAID 1 डजंट सपोर्ट स्ट्रिपिंग। ये डेटा को ब्लॉक्स में तोड़ करके अलग अलग नहीं रखता, अलग अलग स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है? ये मिररिंग सपोर्ट करता है। मिररिंग मींस RAID 1। मिररिंग करने का मतलब क्या है? मिररिंग करने का मतलब है एक हार्ड डिस्क की कॉपी दूसरी हार्ड डिस्क के बना लेना। इट इज फॉल्ट टॉलरेंट। हार्ड डिस्क मिररिंग करने से एक हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप डेटा स्टोर करेंगे तो दूसरी हार्ड डिस्क में उस डेटा की ऑटोमेटिकली कॉपी बन जाएगी। RAID 1 इंप्लीमेंट करने में एक नुकसान यह है, यहां डिस्क कंबाइन, यानी कि डिस्क कंबाइन नहीं कर पाएंगे, इसमें डिस्क कंबाइन नहीं हो पाती है। अब डिस्क कंबाइन करना क्या होता है? जैसा कि आपको बोला कि RAID 0 में डिस्क कंबाइन की जा सकती है। अगर 100 GB की ड्राइव 1 है और 100 GB की ड्राइव 2 है, तो इन दोनों को कंबाइन करके 200 GB का स्पेस बन सकता है। लेकिन RAID 1 में मिररिंग होने की वजह से दोनों डिस्क की कैपेसिटी को कंबाइन नहीं किया जा सकता है। अगर एक डिस्क 100 GB की है, दूसरी डिस्क 100 GB की है, तो जो RAID 1 वॉल्यूम बनेगा वो सिर्फ 100 GB का ही बनेगा। दूसरी डिस्क का जो स्पेस है वो मिररिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मिररिंग करने के बहुत एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है कंपेयर टू RAID 0? देखिए, RAID 1 जो है वो मिररिंग सपोर्ट करता है। मिररिंग मींस अगर डिस्क 1 के अंदर आप स्टोर करेंगे कोई डेटा, उसकी कॉपी तुरंत डिस्क 2 में भी बन जाएगी। यानी आप लगा दो रहे हैं डिस्क, लेकिन आपको अगर 100 GB की डिस्क 1 है और 100 GB की डिस्क 2 है, तो RAID 0 में तो कंबाइन होके 200 GB दिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ 100 GB का ही स्पेस आपको यूज करने के लिए मिलेगा। दूसरा डिस्क एज ए बैकअप की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्क 1 का मिररिंग कर रहा है। फायदा, इट इज फॉल्ट टॉलरेंट। अगर किसी वजह से डिस्क 1 खराब हो जाती है, तो फिजिकली डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा? क्या पार्टीशन खराब हो जाएगा? क्या आपको डेटा मिलना बंद हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा की दूसरी कॉपी डिस्क 2 से आएगी और एप्लीकेशन जो इस डेटा को एक्सेस कर रही है उसको कभी पता नहीं लगेगा कि डिस्क 1 खराब हो गई। डिस्क 1 खराब होने पे भी आपकी एप्स जो इस डेटा को एक्सेस कर रही होंगी उनको पूर्व की तरह डेटा मिलेगा। इट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ मिररिंग। तो मिररिंग में एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज है ज्यादा डिस्क इस्तेमाल करनी पड़ती है। ज्यादा डिस्क इसलिए कि एक डिस्क ओरिजिनल है तो दूसरी इसकी बैकअप है, तो यहां डिस्क को कंबाइन नहीं किया जा सकता। मिनिमम 2 डिस्क इसमें लगनी ही लगनी है। एक सिंगल डिस्क के ऊपर मिररिंग नहीं की जा सकती। तो RAID 0 से ज्यादा बढ़िया RAID 1 है, बट ध्यान रहे कि RAID 1 इंप्लीमेंट करने पे डिस्क स्पेस कम मिलेगा, लेकिन मिररिंग मिलेगी जो कि RAID 0 सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज RAID 0 में स्ट्रिपिंग और डेटा कंबाइन करने की सुविधा रहती है। डेटा कंबाइन कर सकते हैं
डिस्क स्पेस कंबाइन किया जा सकता है और स्ट्रिपिंग करने की वजह से वॉल्यूम जो है परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट हो सकती है, लेकिन इट इज नॉट फॉल्ट टॉलरेंट। एक ड्राइव खराब हो जाने पे पूरा रेट, पूरा जो वॉल्यूम बनेगा, मान लीजिए सी ड्राइव डी ड्राइव बनी हुई है, इन दोनों को कंबाइन करके तो पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी, दिखेगी नहीं डेटा। वहीं दूसरी ओर रेड 1 अगर आपने इस्तेमाल किया है और मिरर कर दिया है तो दोनों कंबाइन होके एक नहीं बनेंगी, सिर्फ एक 100 GB का स्पेस दिखाई देगा। मान लेते हैं डिस्क 1 अगर हमारी 100 GB की है और डिस्क 2 भी हमारी 100 GB की है, तो भी हमको जो स्पेस दिखेगा वो सिर्फ 100 GB दिखेगा। देयर इज नो कंबाइनिंग प्रोसेस इन RAID 1 बिकॉज सेकेंड डिस्क बीइंग यूज्ड फॉर मिररिंग पर्पस। अगला लेवल है RAID 10, जिसको हम लोग RAID 10 भी कहते हैं। RAID 1 और RAID 0 दोनों को कंबाइन करके RAID 10 यानी RAID 10 बनाया गया। अगर आपको ये दोनों सुविधा एक साथ लेनी है तो RAID 10 यूज करे। जो किसी की बड़ी इंटरप्राइज में जो RAID यूज किया जाता है वो यही वाला RAID 10। RAID 10 क्या करता है? देखिए RAID 10 के अंदर स्ट्रिपिंग और मिररिंग दोनों होती है। इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये दोनों गुण RAID 10 के अंदर आ जाते हैं। कम से कम 4 हार्ड ड्राइव्स की जरूरत RAID 10 में पड़ेगी। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, बड़ी मशीन क्रिटिकल ऑपरेशंस को करने, और डिस्क कंबाइन भी हो जाएगी और मिररिंग भी होती रहेगी, इसलिए RAID 10 को यूज किया जाता है। सो RAID 10 मिनिमम 4 डिस्क चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप ऑफ मिरर्स, यानी स्ट्रिपिंग और मिररिंग बोथ। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एज द ब्लॉक्स आर स्ट्रिप्ड। देखिए इन दोनों का चित्र साथ में बनेगा। RAID 10 क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो RAID 0 हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है और मिररिंग हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, तो RAID 1 और 0 को कंबाइन करके RAID 1 या RAID 10 यूज किया जाता है। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, ब्लॉक्स को स्ट्रिप भी कर लिया जाता है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, स्पेशली द डाटाबेसेस। जो डाटाबेसेस होती है, इंटरनेट डाटाबेसेस होती हैं बड़ी कंपनियों की, उनकी डिस्क में RAID 10 इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक डिस्क खराब भी हो जाएगी तो मिररिंग चल रही है, दूसरी डिस्क से डेटा जो है वो डाटाबेस को मिलता रहेगा, यानी डाटाबेस क्रैश नहीं होने पाएगी, काम रुकने नहीं पाएगा, और उस डिस्क को दोबारा से बनाया जाएगा और दोबारा लगाते ही उसके ऊपर दोबारा से फिर से वो काम करने लगे। यानी डिस्क को निकाल भी सकते हैं आप और दोबारा लगा करके वो RAID आप दोबारा पा भी सकते हैं। RAID 10, both combination of RAID 0 and RAID 1. Next है RAID 5. RAID 5 is the most common secure RAID level. आजकल जो मॉडर्न, इससे पहले RAID 10, लेकिन अभी जो RAID इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त वो है RAID 5। सबसे पॉपुलर RAID है, मोस्ट सिक्योर RAID लेवल। RAID 5 is the most common secure RAID level. RAID 5 जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला commonly secure RAID level है। It requires at least 3 drives. इसमें कम से कम 3 डिस्क की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम 16 डिस्क इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक RAID बनाने के लिए आप 16 डिस्क मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा ब्लॉक्स आर स्ट्रिप्ड, इसमें स्ट्रिपिंग भी होती है। Data blocks are stripped across the drives, and on one drive a parity checksum of all the blocks data is written. साथ ही इसमें parity checking डेटा के एरर आ जाने पे यूज की जाती है। तो इसमें 2 काम होगा, एक तो स्ट्रिपिंग होगी और दूसरा पैरिटी चेकिंग। इसमें पैरिटी चेकिंग भी लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से एक्सेसिंग टाइम ज्यादा होता है। ये इसका डायग्राम है, यहाँ पे डेटा ब्लॉक्स बन रहे हैं, A1 ब्लॉक, A2 ब्लॉक, A3, साथ ही उसकी पैरिटी चेकसम डेटा के खराब होने पे डेटा को वापस, डेटा अगर खराब हो जाएगा हार्ड ड्राइव में तो उस डेटा को वापस लाने के लिए ये चेकसम नाम की एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर देते हैं। यानी इनमें से कोई भी डिस्क अगर खराब हो जाएगी तो मिररिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे पैरिटी चेकसम का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से ये डेटा को वापस रिस्टोर भी कर सकता है। तो पैरिटी चेकसम इस्तेमाल करने की वजह से हमको जो है वो खोया हुआ डेटा या खराब हुई डिस्क का डेटा वापस मिल सकता है। तो रेड 5 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेड है। इस तरह करके हमारे पास यहाँ पे 5 लेवल के रेड हैं। एक रेड 1 है, रेड 0 है, रेड 1 है, रेड 10 है और रेड 5 है। 5 लेवल तक का रेड यहाँ पे बनाया गया है। और रेड जो है वो अच्छा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेड के बारे में सवाल आ सकता है कि उसमें आपसे पूछ सकता है कि रेड 0 के बारे में बताइए, रेड 1 के बारे में बताइए, रेड 10 के बारे में बताइए, या रेड क्या होता है। और किसी भी रेड लेवल के बारे में पूछ करके आपको 5 नंबर का या 3 नंबर का सवाल जो है वो इससे आ सकता है कि नंबर ऑफ डिस्क कितनी इस्तेमाल होती है रेड में। ट्रबल शूटिंग एंड एरर रेक्टिफिकेशन, तो ये हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, एरर रेक्टिफिकेशन एंड ट्रबल शूटिंग। क्या है ट्रबल शूटिंग और एरर रेक्टिफिकेशन? ट्रबल शूटिंग मतलब एरर आ जाने पे उसको कैसे दूर किया जाए। अगर हमारे जनरल सिस्टम चल रहा है और उसमें अलग अलग तरह की एरर्स आ रही हैं, तो इन एरर्स को कैसे समझेंगे और उसका क्या सोल्यूशन होगा, ये इस लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि मशीन ऐसे बनती है, उसके अंदर ये पार्ट्स लगे रहते हैं। हमने बायोस में देखा कि बायोस में किस तरह की एरर्स आती हैं, प्रिंटर में देखा प्रिंटर में किस तरह की एरर्स आती हैं। तो इन सब का कंबाइन करके एक चैप्टर के लास्ट में पूछा गया है कि ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे या फलानी एरर आने पे क्या किया जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। पहला है पावर वुड नॉट टर्न ऑन, कि आप मशीन को ऑन कर रहे हैं लेकिन आपकी मशीन ऑन नहीं हो रही। तो क्या किया जाएगा? पहला है फाइंड द पावर स्विच। आपने पावर ऑन करी मशीन पे, द पावर वुड नॉट टर्न ऑन, पर आपकी मशीन का पावर ऑन नहीं हो रहा है, यानी सीपीयू से आप ऑन कर रहे हैं फ्रंट पैनल से। तो क्या चीज देखेंगे? फाइंड द पावर स्विच केबल। सबसे पहले देखिए कि पावर स्विच का केबल, जो मेन पावर आपकी जो है दीवार से वॉल आउट से आ रही है, उसका केबल, उसमें जो केबल लगा हुआ है वो सही लगा है कि नहीं, और इट इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड, पूरा सीपीयू से पीछे सीपीयू से कनेक्ट किया गया है कि नहीं, वो उनमें से कोई भी कनेक्शन लूज कनेक्शन तो नहीं है। मेक श्योर मदरबोर्ड इज नॉट टचिंग द सिस्टम केस। साथ ही सिस्टम, अगर इसके बाद भी आपने चेक कर लिया कि वो सिस्टम केस से प्रॉपरली कनेक्टेड है, उसकी जो ब्लैक कलर की पावर कॉर्ड है वो भी सही काम कर रही है, तो सिस्टम को खोल करके चेक करेंगे मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट से टच तो नहीं कर रहा है, मदरबोर्ड में जो स्क्रूज लगे हैं, या मदरबोर्ड को सीधे तो सिस्टम यूनिट से अर्थिंग तो नहीं मिल रही है। मदरबोर्ड को अगर अर्थिंग मिलेगी तो मदरबोर्ड शट डाउन हो जाएगा, तो पावर सप्लाई शट डाउन हो जाएगी। मदरबोर्ड के जरा से भी सिस्टम केस की बॉडी से टच करते ही सिस्टम ऑफ हो जाएगा, मदरबोर्ड को शॉर्टिंग से बचाने के लिए। तो कोई पार्ट जो है वो मदरबोर्ड का शायद सिस्टम केस से टच कर रहा है, इस वजह से सिस्टम टर्न ऑन नहीं हो रहा है। ये दो वजह इसमें हो सकती। पीसी बूट कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बीप साउंड इज हर्ड, लेकिन एक बीप साउंड सुनाई दे रहा है। तो क्या करें? पहले तो देख लें कि मॉनिटर आपने टर्न ऑन किया है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मॉनिटर ही नहीं टर्न ऑन है और बीप साउंड तो सुनाई दे रहा है। चेक योर सिस्टम बायोस बीप कोड। अब आपको बीप सुननी है, एक तो पहला मॉनिटर को जरूर देख लें कि आपने सिस्टम ऑन कर लिया, सिस्टम तो ऑन हो रहा है, बीप भी बूट भी कर रहा है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है और एक बीप साउंड सुनाई दे रहा है। तो पहले देख लें कि मॉनिटर पे कुछ दिख रहा है कि नहीं। अगर मॉनिटर पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है डिस्प्ले नहीं आ रहा है। चेक योर सिस्टम बायोस बीप कोड। अब आपको बायोस का जो बीप कोड है उसको सुनना है कि आपको 3 बीप सुनाई दे रही है, 4 बीप सुनाई दे रही है, एंड डू अकॉर्डिंग टू बायोस बीप कोड्स प्रोवाइडेड। और फिर आपको वैसे ही काम करना है जैसे कि बायोस बीप कोड में बताया गया। यानी अगर 3 बीप 4 बीप सुनाई दे रही है तो आपको अपनी रैम वगैरह चेक करनी है, आपको अपना जो VGA चेक करना है, ये सब चेक करना है। उसको भी यहाँ पे लिख देंगे कि आपको अकॉर्डिंग टू बायोस बीप कोड चेक योर रैम फॉर 2 3 5 सब 2 3 5 बीप्स आने पे ये चेक कर लेंगे। तो पीसी बूट हो रहा है लेकिन बायोस से बीप साउंड सुनाई दे रहा है। तो आपको पहले एक बात और भी चेक कर लेनी है कि मॉनिटर
की तो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अगर बीप साउंड सुनाई दे रहा है तो या तो वो बीप जो है वो डिस्प्ले की है, यानी मॉनिटर से यानी सीपीयू से बीप आ रही है, एक सिंगल बीप, तो बीप को आपको बताया एक सिंगल बीप जो है वो सिस्टम यूनिट के ओके होने की होती है। बीप है कितनी ये भी सुनना है। साथ ही मॉनिटर टर्न ऑन है, कहीं ऐसा तो नहीं मॉनिटर टर्न ऑफ हो और आप बेवजह जो है वो परेशान हो रहे हैं, मॉनिटर को भी टर्न ऑन करके देख लेना है। थर्ड है फैन टर्न्स ऑन बट देयर इज नो वीडियो और बीप्स। फैन तो टर्न ऑन हो रहा है लेकिन कोई वीडियो भी नहीं दिखाई दे रहा है और कोई बीप साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा है। सम ऑफ द मेन कंपोनेंट्स आर नॉट प्लग्ड इन प्रॉपरली। देखिए अगर आपने अपनी मशीन को ऑन किया, मशीन को ऑन करने के बाद पावर ऑन हो रही है सिस्टम यूनिट की, लाइट जल रही है, फैन भी चल रहा है सीपीयू का, लेकिन कोई भी वीडियो यानी स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा है या कोई बीप नहीं सुनाई दे रही है, तो सम ऑफ द मेन कंपोनेंट्स आर नॉट प्लग्ड इन। कुछ मुख्य कंपोनेंट जो है उनको प्रॉपरली प्लग इन यानी सीटिंग सही नहीं की गई। जैसे कि रैम, सबसे पहले चेक करेंगे हमारी रैम को प्रॉपरली सीट किया गया है कि नहीं, प्रॉपरली उनको जो है बैठाला गया है कि नहीं। तो एक बार रैम निकाल करके सिस्टम को पहले बंद करेंगे। सिस्टम यूनिट के अंदर अगर कोई काम करना है तो पावर को एक बार निकाल देंगे, ऑफ करके काम करेंगे। सिस्टम यूनिट पे कभी भी काम टर्न सिस्टम ऑन की स्टेज में नहीं किया जाता। तो पावर ऑफ कर देंगे और सिस्टम यूनिट को खोल के उसकी रैम को एक बार निकाल के साफ करके दोबारा लगाया जाएगा और चेक किया जाएगा प्रोसेसर भी, अगर प्रोसेसर किसी ने निकाल के लगाया है तो प्रोसेसर प्रॉपरली सीट आउट किया गया है, प्रॉपरली अच्छी तरह से बैठाला गया है स्लॉट्स में रैम और सीपीयू, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मेन वीडियो ना आना इन्हीं दोनों की वजह से मुख्य फॉल्ट होती है। तो इन दोनों को पहले चेक करेंगे। साथ ही बीप साउंड भी नहीं सुनाई दे रहा है तो प्रोसेसर सीपीयू को चेक करेंगे। सीपीयू हो सकता है किसी ने असेंबलिंग का काम किया है और उस दौरान सीपीयू को ठीक तरीके से नहीं लगाया गया। कीबोर्ड नॉट वर्किंग, चौथा है कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। आपने सिस्टम को ऑन किया, डिस्प्ले आ रहा है लेकिन कीबोर्ड पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो कीबोर्ड में भी फॉल्टी। कीबोर्ड का नम लॉक ऑन ऑफ करके देख लेंगे कि क्या वो प्रॉपरली टर्न ऑन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, कीबोर्ड की लाइट्स जो है वो बार बार ब्लिंक कर रही हैं, तो कीबोर्ड को निकाल के एक बार चेक करेंगे और दूसरा कीबोर्ड इंसर्ट करेंगे। तो कीबोर्ड कंट्रोलर में भी फॉल्टी, ऐसी स्थिति में कीबोर्ड कंट्रोलर फॉल्टी हो सकता है। चेंज योर कीबोर्ड विद न्यू वन, नए कीबोर्ड को चेंज करके नया कीबोर्ड लगा देंगे पुराने कीबोर्ड के बदले। चेक करेंगे कीबोर्ड काम करने लगा है। चेक वेदर कीबोर्ड इज प्लग्ड इन प्रॉपरली, ये भी चेक करेंगे कि क्या आपने अपना कीबोर्ड प्रॉपरली लगा रखा है कि नहीं। यूएसबी कीबोर्ड है, यूएसबी कीबोर्ड को पता पीछे किसी ने निकाल दिया और यहां से हम परेशान हैं कि कीबोर्ड जो है वो चल नहीं रहा है, कीबोर्ड पे लाइट नहीं जल रही। कीबोर्ड पे लाइट जो है वो जलती है नम लॉक की और कैप्स लॉक की। तो कैप्स नम लॉक पे आपकी एलईडी जल रही है कि नहीं, कीबोर्ड की लाइट या कीबोर्ड एलईडी जो है वो नम लॉक की जलना और टर्न ऑन और ऑफ होना जरूरी है, जो कि इस बात का सिग्नल है कि डिस्प्ले आ रहा है और सब कुछ सही चल रहा है, कीबोर्ड इज वर्किंग प्रॉपरली। ये देखने के लिए नम लॉक की जो है वो प्रेस करके देख लेंगे, टर्न ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है। कंटिन्यूअस जलती रहे तो भी फॉल्टी है और ब्लिंक कर रही है बार बार तो भी फॉल्टी कीबोर्ड है। कीबोर्ड कंट्रोलर में भी फॉल्टी, कीबोर्ड कंट्रोलर फॉल्टी हो सकता है। ऐसे में नया कीबोर्ड लगा के ही उसको दूर किया जा सकती है एरर। माउस, दूसरा है माउस की कैटेगरी। माउस क्या कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है तो पहला काम है फर्स्ट अनप्लग योर माउस फ्रॉम पीसी। पहला काम ये करेंगे, माउस को पहले निकाल लेंगे, अनप्लग करेंगे माउस को पीसी से। यूज सॉफ्ट टिश्यू टू क्लीन द माउस डस्ट एयर डेब्रिस। माउस को जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर से या किसी कॉटन क्लॉथ से, गीला नहीं होना चाहिए, उसके डस्ट को पीछे साफ करेंगे एयर से या उसके अंदर कोई कूड़ा हो सकता है। वाइप द माउस बटन विद ड्राई कॉटन क्लोथ्स। माउस के जो बटन है उनको ड्राई कॉटन क्लोथ से साफ करेंगे। मेक श्योर मदरबोर्ड इज नॉट टचिंग द सिस्टम केस। साथ ही ध्यान रहे मदरबोर्ड वो सिस्टम यूनिट से टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो
ये भी काम नहीं करेगा। तो माउस काम नहीं कर रहा है तो माउस को एक तो पीसी से निकाल लेंगे, साफ करेंगे कॉटन क्लॉथ से, मदरबोर्ड से प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं माउस ये भी देख लेंगे, और नहीं तो फिर माउस को चेंज करेंगे। कीबोर्ड, अनप्लग द कीबोर्ड फ्रॉम योर सिस्टम यूनिट। कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो सिस्टम यूनिट से कीबोर्ड को अलग कर लीजिए, एक 0 साइज का ब्रश लीजिए और कीबोर्ड को क्लीन कर लीजिए। कीबोर्ड की जो कीज हैं उनके बीच में डस्ट हो सकती है जिसकी वजह से कुछ कीज काम नहीं कर पा रही हैं। वाइप द कीबोर्ड विद ड्राई कॉटन क्लोथ। जब कभी भी कीबोर्ड को साफ करना हो केवल ड्राई कॉटन क्लोथ से साफ करेंगे, उस पर कोई भी लिक्विड या गीला कपड़ा या वेट क्लोथ जो है वो यूज नहीं किया जाएगा। मॉनिटर, मॉनिटर के लिए क्या है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे करें मॉनिटर का, माउस का मेंटेनेंस कैसे करें, कीबोर्ड का मेंटेनेंस कैसे करें। मॉनिटर, मॉनिटर को मेंटेनेंस करते वक्त सबसे पहले मॉनिटर की मेन पावर सप्लाई को निकाल लेंगे और सिस्टम यूनिट से इसको डिटैच भी कर लेंगे। पूरे मॉनिटर को ड्राई क्लॉथ से साफ करेंगे और सारी डस्ट फ्रॉम वाइप द मॉनिटर विद ड्राई क्लॉथ। मॉनिटर को सूखे कपड़े से पोछेंगे एंड रिमूव ऑल द डस्ट फ्रॉम इट, और उससे जितनी भी धूल है और गंदगी उसको निकाल लेंगे। नेवर यूज लिक्विड टू क्लीन मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन को लिक्विड से साफ नहीं किया जाएगा। यूज ड्राई कॉटन क्लॉथ। नेवर स्प्रे क्लीनिंग सॉल्यूशन ऑन इट, इसके ऊपर क्लीनिंग सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं अप्लाई किया जाएगा। इसका क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है लेकिन उसको डायरेक्ट क्लीन करने के बजाय उसको कॉटन क्लॉथ में पहले उसको छिड़क लिया जाएगा, स्प्रे किया जाएगा, तब कॉटन क्लॉथ से साफ किया जाएगा। आमतौर पे इसको ड्राई क्लॉथ से ही साफ किया जाता है। तो नेवर यूज लिक्विड टू क्लीन मॉनिटर। ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। कल हमारा ये रिमेनिंग सेशन जो है फिनिश हो जाएगा और चैप्टर 1 फिनिश करके हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए यहीं पर सेशन खत्म होता है। कल हम लोग जो है इस चैप्टर को खत्म करके चैप्टर नंबर 2 पे आएंगे। दैट्स ऑल।